हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी दोस्तों, आज है 28 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां मर्जी चाहें आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, देखिए कल संडे था तो कल हम लोगों ने ब्रेक लिया था, ठीक है। लेकिन अभी पूरा हफ्ता हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस आपके सामने लेके आते रहेंगे। चलिए, पहली जो न्यूज़ है वो जम्मू एंड कश्मीर से है और काफ़ी ख़राब न्यूज़ है भैया, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, बहुत ही लो इंटेंसिटी का अटैक था, बट स्टिल इट वॉज एन अटैक। देखिए, समय चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जो अटैक करने के तरीके हैं टेररिस्ट लोगों के, उनके वो तरीके भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं। और इस बार जो अटैक हुआ है ये जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स बेस के ऊपर हुआ है, और यह अटैक हुआ है एक ड्रोन के थ्रू। मतलब दूर से बैठ के आप रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हो, और 2 केजी के लगभग, समझ रहे हो, 2 केजी के लगभग एक्सप्लोजिव डिवाइस उन्होंने 100 मीटर की हाइट से डाल दी थी। किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 2-3 सोल्जर हमारे इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। देखिए, जहां पे ये बेस पे अटैक हुआ है ना, यहां से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, मतलब एलओसी जो है वो यहां से 14 किलोमीटर दूर है। लास्ट टाइम तक जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो ड्रोन आया था वो 12 किलोमीटर तक ही आ पाया था। मतलब या तो उसकी रेंज बढ़ा दिया उन लोगों ने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इसको ऑपरेट किया गया है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर से ही ऑपरेट किया गया है। अब ये देखना रहेगा। देखिए, अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी ये पता भी नहीं है कि ड्रोन के थ्रू ही हुआ था, लेकिन स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, ज़्यादातर चांस इसी बात के हैं। बट लेट स्टिल व्हाट हैपन्स। और फ्यूचर में डेफिनेटली ड्रोन्स को लेके हमारे जो रेगुलेशंस है उसको और ज़्यादा हम लोग स्ट्रिक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थोड़ा इसके बारे में आगे बात करूंगा, क्योंकि एक और आर्टिकल इसको कवर कर रहा है। मोदी जी ने वैक्सीन लगवा ली है, उनकी माता जी ने वैक्सीन लगवा ली है, तो जब उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो इसका मतलब वैक्सीन सेफ है। वैक्सीन ही एकमात्र तरीका है इस पेंडेमिक को दूर करने का। तो अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है तो भैया वो डाउट मत रखिए, वैक्सीन जाइए, जल्दी से जल्दी लगवाइए, क्योंकि काफ़ी प्रोटेक्शन आपको मिलता है। देखिए, वैक्सीन लगवाने का मतलब नहीं है कि आपको वायरस नहीं होगा, हो सकता है, बट स्टिल उसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, आपकी जान बच सकती है। तो उसे कहा जाता है वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब जिस जो लोगों के मन में डर होता है। और कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी वैक्सीन हेजिटेंसी को लेके, जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। चलिए, ठीक है। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से। तो जीएस पेपर 3 में इंटर सिक्योरिटी से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है, जिसमें से जो एक नई चीज़ आई है जो मॉडर्न, मतलब अभी कुछ सालों में, वो है साइबर अटैक। आपके मोबाइल फ़ोन अटैक हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है, आपके बैंक अकाउंट वगैरह चोरी कर लिए जाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। सपोज करो कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक ब्रिज है, या कोई आपका इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, अगर उसको ही हैक कर लिया जाए तो क्या होगा? ये हमारी सिक्योरिटी के लिए तो खतरा होगा ही होगा, बहुत सारे लोगों की जो जान है, लाइफ है, वो भी रिस्क पे आ जाती है। तो जो ये सिक्योरिटी थ्रेट है कंट्री को, इसको दूर करने के लिए हमारा जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यह भी इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, ये एक थिंक टैंक है, बहुत ही जाना माना दुनिया का, लंदन बेस्ड है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बता देता हूं, लंदन बेस्ड है। इसने अभी स्टडीज की है 15 कंट्रीज में, और इन्होंने कंट्रीज को कैटेगराइज किया है कि कौन कौन सी कंट्री वो, उनके अंदर साइबर सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग है, किसी के अंदर वीक है, किसी के अंदर सबसे ज्यादा वीक है। इन्होंने उनको कैटेगराइज किया है, और इसको कैटेगराइज इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में किया है, 7 कैटेगरीज में किया है। साइबर एम्पावरमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, है ना, कमांड एंड कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। तो इस तरह की 7 कैटेगरीज है जिसके अंदर इन्होंने जो है वो कैटेगराइज किया है अलग अलग कंट्रीज को। अमेरिका इस पे नंबर 1 है, सारी के सारी कैटेगरीज में अमेरिका इज ऑन द टॉप, ठीक है। उसके अलावा जो उससे थोड़ी नीचे वाली कैटेगरी में आती हैं वो आती हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इजराइल, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। इंडिया भैया इसमें बहुत ही ज्यादा नीचे आता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की, लेकिन अभी इंडिया वो नहीं कर रहा है। एक इन्होंने एक बात ही बोली कि इंडिया का जो ज्यादातर फोकस रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर फोकस रहा है। चाइना को हम लोगों ने टोटली इग्नोर कर दिया ऑलमोस्ट।
तो आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ भी हम लोगों को compete करना है। तो चाइना से जो सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, उसको भी टैकल करने की जरूरत है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इसके बारे में है कुछ एडिटोरियल भी आने वाला है कुछ दिनों में, तो वो भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। चलिए, राजनाथ सिंह जी ने जो है लद्दाख की यात्रा की थी, क्योंकि जब से चाइना के साथ इंडिया का गलवान वैली में वो क्लैशेस हुए थे, उसके बाद अभी उन्होंने यह यात्रा की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, और वहाँ के पर्सनल से मिले हैं, वीर चक्र, अशोक चक्र, इन्होंने इनसे वो लोग मिले हैं, इनसे बात की है। उन्होंने कहा, उनको धन्यवाद दिया है कि आप हमारी यहाँ पे रक्षा करते हो तो हम भी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने की हैं। कुछ साइट्स के यहाँ पे नाम है जैसे हॉट स्प्रिंग, गोरगा पोस्ट और डेप्सांग प्लेन। देखिए, चाइना और इंडिया का जो क्लैश हुआ था वो गलवान वैली और पांगोंग सो जो है पंगोंग सो लेक के आसपास हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से चाइना ने अपने सोल्जर्स को नहीं हटाया है। ठीक है, वो है हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट और देपसांग प्लेन। देखिए, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में रहे हैं, तो सीधा देखिए ज्यादा नहीं पूछने वाले हैं, इतना ही पूछेंगे कि ये जो लोकेशन है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर में है, इतना ही आपके लिए काफी है। एग्जैक्ट इसकी जाके आप लोकेशन देखोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी पोस्ट हैं, छोटे छोटे एरिया हैं। चलिए, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी वैसे, बट स्टिल। उसके बाद आज का जो एडिटोरियल है ये ठीक ठाक ही है, इसको हम लोग अभी कवर करेंगे, लेकिन उस से पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। इन द ग्रे, देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, कहाँ पे बेस्ड है? पेरिस में बेस्ड है। 39 कंट्रीज इसके अंदर में आती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द 39 कंट्रीज विच आर ए मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम वगैरह वो सब, इंडिया भी इसका एक पार्ट है, और इंडोनेशिया इसकी ऑब्जर्वर कंट्री है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। 1989 में इसको G7 कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किया था, और 2000 के बाद से ये लिस्ट इशू करता है, जिसके अंदर कुछ कंट्रीज होती हैं वो ब्लैक लिस्ट होती हैं, कुछ कंट्री जो है ग्रे लिस्ट होती हैं। ठीक है, चलिए, और ये 27 रिकमेंडेशन देता है। कितनी देता है? 27 रिकमेंडेशन। हर पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 27 रिकमेंडेशन देता है। चलिए, पाकिस्तान इसमें ग्रे लिस्ट में था। देखिए, जो कंट्री ग्रे लिस्ट में होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो इंटरनेशनली आपके ऊपर जब सैंक्शन होंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प भी नहीं हो सकती है। तो आउट ऑफ 26 रिकमेंडेशन के ऊपर पाकिस्तान ने ठीक ठाक काम किया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 27 पे वो काम नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। 2018 के बाद पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में है। तो पाकिस्तान ने कहा कि देखो यार, तुम लोगों ने मुझे 27 रिकमेंडेशन बोली, मैंने 26 में अच्छा काम किया, अब तो मुझे ग्रे लिस्ट से बाहर निकालो। इन्होंने ये कहा कि देखो, आपने 26 पे काम किया है, उसके लिए हम आपको प्रेज करते हैं, लेकिन जो 27 है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने उस पर फोकस ही नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने के द्वारा रिकग्नाइज्ड हैं। जैसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका नाम यहां पे दिया है, जैसे जैश ए मोहम्मद, ठीक है, लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान से डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और अजहर मसूद और बहुत सारे जो हैं वहां पे टेररिस्ट जो हैं वो घूम रहे हैं, खुलेआम घूमते हैं। तो जब इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, तो इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा गया है। ग्रुप का कहना यह है कि देखिए, आपने एफर्ट लिया है, लेकिन और एफर्ट लेने की जरूरत है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब ना मुझे ये पॉलिटिकल बायस नजर आ रहा है, इसके ऊपर इंडिया का प्रेशर है, वो सारी की सारी चीजें। देखिए, जैसे इंडिया में हर चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, इंडिया में जो भी प्रॉब्लम होती है वो दूसरे रिलीजन के ऊपर फोकस किया जाता है। इंडिया में जो भी प्रॉब्लम होती है, एक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपोजिशन के ऊपर जो है उसको ब्लेम डालते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो उसका पूरा ब्लेम वो इंडिया के ऊपर डालते हैं। ये दोनों कंट्रीज की ना पॉलिटिक्स लगभग सेम सेम जैसी है, एक जैसी ही है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बता दूं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मेन काम होता है दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये दो काम इसके मेन हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो प्रीलिम्स में अगर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो आपका ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो उसको आप जो है इनकरेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन हैंडल होते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए, ये हम थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। एनीवेज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, PV नरसिम्हा राव जी की आज ना 100th सेंचुरी है ना, वो 100 साल के हो गए होते। तो मोस्टली जो एडिटोरियल आपको नजर आएंगे ना, ये जो है PV नरसिम्हा राव के आसपास ही हैं, उनके बारे में ही है। देखिए, मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव
है ना, इन्होंने ही 1992 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, जिसे एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, और इंडिया की इकोनॉमी को इन्होंने ओपन किया था। तो नरसिम्हा राव जी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में। हालांकि उनको ज़्यादातर इग्नोर ही किया जाता है, तो जितना ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो आप एडिटोरियल अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, पर एग्जाम के जरिए पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट जो सिस्टम होता है, यानी कि जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ऐसा रिकमेंड किया गया है कि नई नई टेक्नोलॉजी को आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे इंडिया में जो भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स लगा सकते हो, वहाँ पे रडार लगा सकते हो, है ना, वहाँ पे पैसिव डिटेक्शन चीज़ें लगा सकते हो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल चीज़ें लगा सकते हो, जीपीएस स्पूफर्स। तो इन नई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दूर से ही अगर कोई ड्रोन आता है, तो आप उसको दूर से ही जैम कर सकते हो, उसको फेल कर सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर अटैक करके उसको गिरा सकते हो, है ना। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें जो है आपके एग्जाम में मेंशन करने के काम आ सकती हैं कई बार। ठीक है, देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ लेगा कि इंडिया में with the increase of technological advancement, terrorist organizations has used new technologies like drones to attack Indian infrastructure. Discuss this whole problem and suggest some measures. तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है, तो ये मेजर्स में आप इस तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखा सकते हो। देखिए, क्वेश्चन यहीं से आता है भैया, कोई बाहर दुनियादारी से क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के हिसाब से तो है ही, मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जापान के बारे में अगला रिलेशन देखिए, इंडिया जापान जो है पक्के दोस्त हैं। शिंजो अबे जी जब प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, तो मोदी जी के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन थे। गुजरात के अंदर उन्होंने विजिट भी किया। गुजरात में बहुत सारी कंपनीज, जापानीज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो रिश्ते हमारे पुराने हैं। इन्हीं रिश्तों में अभी एक और नया स्टेप आ गया है, वो ये है कि अहमदाबाद में मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर एक जो है जापानीज जेन गार्डन केजन एकेडमी खोली गई है। ठीक है, जेन गार्डन केजन एकेडमी कहां पे? अहमदाबाद में। प्रीलिम्स के लिए आपसे क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आता है। ठीक है, और ये जापान के साथ हमारा रिलेशन तो पहले से है ही। बुलेट ट्रेन के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। हो सकता है फ्यूचर में इंडिया में बुलेट ट्रेन बने तो डेफिनेटली जापान के थ्रू ही बनेगा। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा डिफेंस में भी आपको पता है, क्वाड का मेंबर है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, है ना, क्योंकि हमारा दोनों का दुश्मन एक ही है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। क्योंकि जापान का दुश्मन चाइना, इंडिया का दुश्मन चाइना, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो। ठीक है, कल्चरल टाइज हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बट स्टिल। देखिए, व्हाट प्राइवेसी मीन्स ऑन सोशल मीडिया एक्सप्लेन्ड, एक वर्चुअल सेशन कराते हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले। मैं सभी को सजेशन देना चाहूँगा, आप इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे रजिस्टर करें, और यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जब भी इसका सेशन होगा 6 बजे 28 जून को, ठीक है, आज शाम को, आप इसको जाके सुने, आपको पूरा पता चल जाएगा कि इंटरनेट के अंदर जो है प्राइवेसी क्या होता है, कौन कौन से लॉज हैं, क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करने को मिलेंगी। शानदार सेशन होने वाला है। मैंने तो रजिस्टर कर भी लिया है, आप भी कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग वहीं पे मिलेंगे, थोड़ा देखेंगे। ठीक है, वो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, अगली न्यूज़ जो है इसको एक्सप्लेन सेक्शन को भी हम लोग अभी करेंगे, एंड में करेंगे इन दोनों चीज़ों को, एक्सप्लेन को, एडिटोरियल को। दुनियादारी से आज कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया के परस्पेक्टिव से, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से सिर्फ एक एडिटोरियल ठीक ठाक है। आरबीआई ने एक नई स्टडी की है। आरबीआई ने, उस स्टडी ने ये कहा है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है, सरकार की फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो टैक्सेशन पॉलिसी होता है, मतलब सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरकार की इनकम कहां से होती है? टैक्स के थ्रू होती है, नॉन टैक्स के थ्रू होती है, और सरकार एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग चीजों में, है ना, डिफेंस पे करती है, हेल्थ पे करती है, एजुकेशन पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। तो इस सबको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, मतलब सरकार की इनकम जो टैक्सेशन वगैरह होती है वो। अब तक सरकार ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर करती थी, मतलब कितना पैसा मुझे खर्च करना है और कितना पैसा मुझे अर्न करना है। लेकिन आरबीआई ने बोला है कि स्टडी ने, कि आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए रादर देन क्वांटिटी। तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हेल्थ पे खर्चा कीजिए, एजुकेशन पे खर्चा कीजिए, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए। तो ये मत देखिए कि कितना पैसा आया, ये देखिए कि जो पैसा आया है वो कहां कहां पे खर्चा किया है। क्योंकि अगर आप हेल्थ, एजुकेशन और स्किल पे खर्चा करोगे ना, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है और ये लॉन्ग टर्म आपको रिटर्न देता है।
तो यह कहना है आरबीआई का कि जो ह्यूमन फेस होना चाहिए, एक पीपल फ्रेंडली आपकी जो है फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए इंडिया के अंदर जो है $1 ट्रिलियन खर्च करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले कुछ सालों में, अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को बनाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, नई नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना, वो सारी सारी चीजें हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों को साथ आना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा और एज अ गाइड काम करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे के साथ चलेंगे, यह इन्होंने कहा है। और दूसरी इन्होंने कुछ और चीजें बोली हैं, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल आउटले, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात किया है कि इसको हम लोग 4% की रेंज तक रख सकते हैं। मतलब सरकार जितना पैसा खर्चा करती है डेली टू डेली मेंटेनेंस में, तो हमारी टोटल जीडीपी का और फिजिकल डेफिसिट का वो 4% के आसपास हो सकता है। तो इन्होंने ये थोड़ी चीजें दी हैं, टेक्निकल चीजें हैं। अगर आपको इकोनॉमी के टर्म क्लियर हैं, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब ये चीज समझ में आएगी। अदरवाइज अभी आप बिकॉज बिगिनर्स हो मोस्टली आप लोग, तो इस फैक्टर को आप छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इंडिया की जो फिजिकल पॉलिसी है, क्वालिटी पे सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन क्वांटिटी। आप लोगों को एजुकेशन दो, उनको अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उनको स्किल्स दो, क्योंकि यही लोग आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और आपकी जीडीपी को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो वो चीज यहां पे इन्होंने मेंशन की है। अच्छा था ये पॉइंट, तो क्योंकि आरबीआई की स्टडी ने कहा है तो काफी लेजिटिमेट भी है ना। चलिए अगली हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की और फूड इन्फ्लेशन की। देखिए एक आर्टिकल हम लोगों ने कल किया था जिसमें हम लोगों ने परसों मतलब इन्फ्लेशन की बात की गई थी। देखो जब भी देखिए किसान की हम लोगों ने बात की थी उस एडिटोरियल में, फार्मर जो होता है ना वो वेजिटेबल्स और फूड आर्टिकल्स ग्रो करता है ना, फूड आइटम्स ग्रो करता है, और फार्मर जो परचेज करता है मार्केट से वो नॉन फूड आइटम्स जो है वो परचेज करता है। जब भी कंट्री में फूड इन्फ्लेशन होगा, मतलब फूड का प्राइस हाई होगा, तो इसका सीधा बेनिफिट किसको होगा? फार्मर को होगा जो उसको ग्रो करता है। समझ रहे इस बात को? तो उस एडिटोरियल के आसपास ही ये सारी की सारी चीजें घूम रही है। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया है फ्यूल से, स्टार्ट किया है फ्यूल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पिछले साल पेट्रोलियम की जो जो रेट था दैट वाज अराउंड $76 पर बैरल। इस बार जो प्रेजेंट में चल रहा है, पिछले साल जो था ये था $41 पर बैरल। इसका मतलब इंटरनेशनली जो कच्चा तेल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसके प्राइस हाई हो रहे हैं, और जिसका सीधा सीधा असर हम यहाँ पे दिखाई देता है। अभी देखिए पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपीज प्लस हो गया है ना। चलिए बात यहाँ पे फ्यूल प्राइस की नहीं हो रही है, इसको हम लोग बाद में जाके रिलेट करेंगे। बात यहाँ पे हो रही है फूड प्राइस की। दुनिया भर में अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो रेड वाली लाइन है ये इंटरनेशनल फूड प्राइस की लाइन है, और जो ये ब्लू वाली लाइन है ये इंडिया की है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इंटरनेशनली फूड प्राइस काफी हाई है और इंडिया में फूड प्राइस काफी लो है ना। दुनिया में फूड प्राइस की राइज हो रहा है, इंडिया में फूड प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, और इसके कारण क्या है वो हमें देखने की बात है। इंटरनेशनली फूड प्राइस हाई हो रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में की इकोनॉमी जो है वो ओपन हो रही है, और जब इकोनॉमी ओपन होती है तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। चाइना ने क्या किया था, लॉकडाउन के टाइम में फूड आइटम्स को स्टॉक कर लिया था, क्योंकि चाइना को लगता था कि मेरे यहाँ पे और ज्यादा वायरस आएगा, पेंडेमिक आएगा, लॉकडाउन आएगा, तो मुझे डोमेस्टिकली उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो चाइना एक्सपोर्ट करता था दुनिया भर में फूड आइटम्स, वो एक्सपोर्ट करना उसने बंद कर दिया। लेकिन जब दुनिया की इकोनॉमी खुलने लगी तो चाइना ने उसको रिलीज कर दिया मार्केट के अंदर में, है ना। दूसरा, कुछ ऐसी कंट्री है जहां पे जैसे इंडिया है, मतलब जैसे ब्राजील है, यूएसए है, यूरोपियन कई सारी कंट्री हैं, वहां पे ड्राई सीजन चल रहा था, मतलब वहां पे नॉर्मल जो रेनफॉल होता है वो काफी कम था, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्शन कम थी, और इन सारी की सारी चीजों की वजह से फूड प्राइस इंटरनेशनली ज्यादा हो रहा था। लेकिन इंडिया में फूड प्राइस कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून बेस्ड है। इंडिया में 2018 में और 2019 में जो मॉनसून है वो अब एवरेज से बढ़िया रहा है, मतलब अच्छा मॉनसून रहा है, और जब अच्छा मॉनसून होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बम्पर होगा। जब प्रोडक्शन बम्पर हुआ तो प्राइस जो है वो नीचे चले गए, और जब लॉकडाउन इंडिया में लगे तो डिमांड कम हो गई तो प्राइस भी कम हो गए। एक तो डिमांड इसलिए कम हुई क्योंकि, और इसलिए भी कम हुई क्योंकि वो सब कुछ लॉकडाउन था। देखिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद थी,
है ना। शादियां वगैरह बहुत कम हो रही थी जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये सारी चीज़ें थी कम, बंद हो गई थी, तो फूड की रिक्वायरमेंट कम थी, डिमांड कम थी, प्राइस कम हो गई। दूसरा, लोगों की जॉब चली गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनकी इनकम कम हो गई, तो उन्होंने कम खर्चा करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से इंडिया में फूड प्राइस कम हो रहा था। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसमें इंडिया में प्राइस बढ़ रहा था। एक था आपका एडिबल ऑयल और दूसरा है आपका पल्सिस। आपको ये फिगर दिखाता हूं यहां पे, देखिए। ये जो है ऊपर आप ये जो देख रहे हो, ये सारे के सारी एडिबल ऑयल और दालें हैं, मतलब पल्सिस हैं। इनके प्राइस आप अगर देखोगे तो ये राइज कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सीरियल्स की प्राइस देखोगे तो ये फॉल कर रहे हैं। देखिए, पोटैटो, अनियन, टोमेटो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे करंट से, तो या तो वो कम हो रहे हैं या फिर ये उतने ही हैं। लेकिन अगर आप दूसरी आइटम देखोगे, ऑयल वगैरह देखोगे, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड ऑयल, तूर दाल, अरहद, उल, ये सारे के सारे प्राइस हाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया इनको इंपोर्ट करता है। तो जो चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है उनके प्राइस हाई हैं, और जो इंडिया खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है उनके प्राइस लो हैं, क्योंकि मॉनसून अच्छा हुआ था। ठीक है। तो ये रीजन है फूड इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ पे, जो सिनेरियो अभी चल रहा है। उसके बाद इन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिन फैक्टर्स के थ्रू फूड इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है। तो ऐसे 4 फैक्टर बताए गए हैं इस एडिटोरियल में जिसके थ्रू फूड इन्फ्लेशन इंपैक्ट होती है। पहला होता है इंटरनेशनल प्राइस, जिसका अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। अगर इंटरनेशनली प्राइस हाई होगा, ऑयल का होगा या पल्सिस का होगा या फ्यूल का होगा, तो इंडिया में डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगा। दूसरा रीजन है मॉनसून। मॉनसून अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। अगर प्रोडक्शन मॉनसून अगर कम होगा तो वो उल्टा उसका इंपैक्ट हो जाएगा। और क्योंकि मॉनसून अच्छा हुआ है इस बार भी, मई के महीने में इस बार 74% सरप्लस रेनफॉल हुआ है। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि इंडिया में इस साल ज्यादा ऑयल सीड और पल्सिस का प्रोडक्शन होगा। तो अगले आने वाले साल में, इस साल के एंड तक, ये देखने को मिलेगा कि मस्ट जो ऑयल है, ऑयल सीड और पल्सिस का दाम भी इंडिया में कम होने वाला है। थर्ड जो इन्होंने रीजन दिया है वो है पासिंग ऑफ द हाई फ्यूल प्राइसेस। देखिए, डेयरी का इन्होंने एग्जांपल दिया है। जो डेयरी होती है ना, जैसे मान लो गुजरात में, अगर मैं अमूल का आपको एग्जांपल दूं, तो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं, वहां से दूध को कलेक्ट किया जाता है। उस कलेक्ट को छोटे टेम्पो में रख के एक बड़े प्रोसेसिंग सेंटर तक लेके आया जाता है। प्रोसेसिंग सेंटर से फिर बड़े ट्रकों में भर भर के उस दूध को बड़े बड़े सिटीज में पहुंचाया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है ना, तो क्योंकि फ्यूल प्राइस हाई हो गया, डीजल पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ गया है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपका जो दूध का प्राइस है ना, जो आपके वो जो पैकेट में दूध आता है, उसका प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि ट्रांसपोर्ट का प्राइस इंक्रीज, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन कंपनीज ने दूध के प्राइस को बढ़ाने की बजाय, जहां से ये कलेक्ट करते थे दूध फार्मर से और डेयरी, छोटी छोटी डेयरी से, उनके प्राइस को कम कर दिया है। पहले जहां ये 30 रुपए, 31 रुपए और 32 रुपए पर लीटर खरीदते थे, अभी ये सिर्फ 24 और 25 रुपए पर लीटर ही खरीद रहे हैं। मतलब कंज्यूमर को इंपैक्ट नहीं किया इन्होंने प्राइस, लेकिन जो प्रोड्यूस करते थे उसको इंपैक्ट किया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है। तो कोई ना कोई तो इंपैक्ट होगा, या तो प्रोड्यूसर इंपैक्ट होगा या कंज्यूमर इंपैक्ट होगा। तो इन्होंने, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है प्रोड्यूसर को ही इंपैक्ट कर देंगे। तो वो यहाँ पे चीजें हैं। अगली जो चीज है वो इंपैक्ट करती है फूड इन्फ्लेशन को, वो है पॉलिटिक्स। ठीक है। देखिए, फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कई सारे स्टेट्स में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे सरकार डेफिनेटली जो आपकी जो क्रॉप होती है उसका बेटर प्राइस देने की कोशिश करती है, क्योंकि भैया वोट बैंक की राजनीति हमारे यहाँ पे हमेशा से ही होती है। तो 4 कारण हैं जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है या कम होता है: इंटरनेशनल प्राइस, मॉनसून, हाई फ्यूल प्राइस की जो हम लोग पास करते हैं वैल्यू, और पॉलिटिक्स। आपको एग्जाम में ये 4 चीजें मेंशन कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी सारी की सारी चीजें हैं ना उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। चलिए, अगला हमारे पास आता है एडिटोरियल। ठीक है, पहले ही बता देता हूं, पॉलिटिकली बायस्ड है काफी ज्यादा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस खदान में से 1-2 हीरे, मतलब डायमंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए मैं यहां पे निकाल दूं। ठीक है, चलिए। पूरा पॉलिटिक्स से भर भर के है, ये एकदम पूरा बायस्ड है, लेकिन स्टिल ठीक है, थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। सबको पता है कि जब से 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, तो आर्टिकल 370 को वहां पे एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां पे हाउस अरेस्ट थे या जेल में बंद थे। अभी सरकार वहां पे दोबारा से इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रही है, तो उनके साथ बातचीत कर रही है, ये सबको पता है ना। 2019 में वहां पे फ्रीडम कर्टेल कर दी गई थी,
बहुत समय तक इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर दी गई थी, जबकि राइट टू इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एक्सप्रेशन, सबको करटेल कर दिया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये बोल के कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हैं। लास्ट टाइम जो डीलिमिटेशन हुआ था J&K में वो 1995 में हुआ था। डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि आप बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हो, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको रीड्रॉ करते हो। दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ की जाती हैं, एक की जाती है जनरल इलेक्शन के लिए, तो वो करता है डीलिमिटेशन कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक की जाती है स्टेट्स के अंदर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो असेंबली इलेक्शन होते थे स्टेट में, वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के अकॉर्डिंग रीड्रॉ होते थे। लास्ट टाइम वो 1995 में हुआ था, तो अभी क्योंकि 370 आर्टिकल चला गया है तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस तो है नहीं, तो यह काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो बाउंड्री रीड्रॉ करने वाली है कॉन्स्टिट्यूएंसी को। सरकार अभी क्या करने वाली है, नई जो बाउंड्रीज क्रिएट होंगी, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट होंगी, वहां पे जम्मू को ज्यादा फोकस करने वाली है रादर देन कश्मीर, जम्मू को। तो पहले यहां पे 107 असेंबली सीट हुआ करती थी, अभी सरकार इनको बढ़ा के 114 करने वाली है। तो जम्मू के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि जम्मू के अंदर बीजेपी सरकार को सपोर्ट ज्यादा है, कश्मीर के अंदर इनको सपोर्ट है ही नहीं। तो और जम्मू का जब ज्यादा वेटेज मिलेगा तो डेफिनेटली जम्मू से ये लोग जीत के आएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार बन सकती है, एनडीए की सरकार बन सकती है, अगर जम्मू के लोगों ने इन्होंने वोट किया तो ये पूरी की पूरी जो चीजें यहाँ पे हो रही है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए किया जा रहा है ना, ऐसा इस एडिटोरियल में मानना है। मैं पर्सनली क्या सोचता हूं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, एडिटोरियल में ऐसा मानना है, आप इसको बिलीव करिए ना करिए, लेकिन चीजें ऐसी हो रही हैं, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, चलिए, तो सारी की सारी पार्टी को इनवाइट किया गया है, जो काफी सरप्राइजिंग मूव है, क्योंकि सरकार ने जब 370 वहां से हटाया था तो इन्होंने सबसे ज्यादा गाली इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी। लेकिन अभी सरकार इन पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट कर रही है बातचीत करने के लिए, तो उसके पीछे क्या राज है भैया? ऐसा क्या कारण है कि जिसको पहले आप गाली दे रहे थे उसको अभी आप बातचीत करने के लिए बुला रहे हो? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण इन्होंने जो दिया है वो है अफगानिस्तान के अंदर जो है चीजें चेंज हो रही हैं, अमेरिका और नाटो की फोर्स जो है अफगानिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, सारी की सारी चीजें हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर काफी ज्यादा कंट्रोल है, तो अफगानिस्तान के अंदर जब पोजीशन चेंज होगी तो पाकिस्तान वहां पे ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा। तो अभी इंडिया चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की इन सारी के सारी पार्टीज को बुला के हम इनके साथ बातचीत करें और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक रहें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्ट रही, ये एक एंगल हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम लोग एंगेजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के साथ हम लोगों ने करके देख लिया भैया, चाइना एक बदमाश आदमी है ना। तो पाकिस्तान के साथ कम से कम हम लोग पीस रखें। सीज फायर हम लोगों ने फरवरी के महीने से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब तक फरवरी के बाद अब तक एक बार भी वहां पे गोलाबारी वगैरह नहीं हुई है, तो शांति का माहौल है। तो सरकार चाहती है कि शांति का माहौल आगे भी बढ़े, इसलिए सरकार इनको एंगेज करना चाहती है। चाइनीज अग्रेशन की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो इंडिया नहीं चाहता कि दोनों फ्रंट से इंडिया को चैलेंज मिले, है ना। अरे भैया, एक को डील कर लें वही काफी है, अगर एक तरफ से पाकिस्तान को डील करना पड़ा, दूसरी तरफ से चाइना को डील करना, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सरकार अभी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा माहौल ठीक बने, इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे एंगेज करना चाहती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन इसको लेके कुछ डाउट हैं। डाउट इस मामले में है, देखिए, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कह रही है कि पहले आप जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड वापस कीजिए, उसके बाद आप डीलिमिटेशन कीजिए और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहते देखो भैया, ऐसा नहीं होता है, पहले हम लोग डीलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद हम वहां पे इलेक्शन करेंगे, और अगर सिचुएशन ठीक ठाक रही तो हम आपको स्टेटहुड वापस कर देंगे। लेकिन वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार तो यही बोल रही है। लेकिन लेट्स सी, बातचीत तो शुरू हुआ कम से कम, पहले तो बातचीत भी शुरू नहीं हो रहा था, वो जेल में ही पड़े थे। तो लेट्स सी, बातचीत शुरू हो गया, इसका कोई सोल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वो तो फ्यूचर में देखने को रहेगा। बट स्टिल बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आपको भी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर वालों के साथ अगर झगड़ा हो जाए तो बातचीत यार बंद मत किया करो, क्योंकि बातचीत अगर बंद हो गई ना तो सॉल्यूशन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा ही जो है रशिया ने और अमेरिका ने भी किया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, बहुत सारे झगड़े थे उनके बीच में, न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता था, उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज ने बातचीत बंद नहीं की। वो कॉमन प्लेटफॉर्म जैसे यूनाइटेड नेशन, उसके थ्रू बातचीत कर लेते थे। ऐसा ही इंडिया और पाकिस्तान भी अभी कर रहे हैं, है ना। अभी देखो, आपको पता है एससीओ की मीटिंग थी, है ना, ताजिकिस्तान के अंदर, जहां पे इंडिया का एनएसए और पाकिस्तान का एनएसए ने आपस में मिलकर बातचीत किया, चाय समोसा खाया, वो सारी चीजें। तो बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना यार, ये इनको जनता का सपोर्ट है,
और अगर जिस चीज़ को जनता का सपोर्ट है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? चाहे आप उसके साथ जितने मर्जी मतभेद हों, तो ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मूव है सरकार के द्वारा, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में व्यू पॉइंट बता सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में। लेट्स सी, कल हम लोग दोबारा से मिलते हैं नए न्यूज़पेपर के साथ, नई एनालिसिस के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, लर्न करते रहिए नई नई चीज़ें, इन्फॉर्म्ड बनिए, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे लेके जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।